हेलो एवरीवन, मैं हूं सीए सौरभ सिंह बघेल एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो दोस्तों, इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं नवोदय विद्यालय समिति यानी एनवीएस के ऑडिट असिस्टेंट के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस। हम किसकी बात करेंगे? अकाउंटिंग और ऑडिटिंग की हम बात करेंगे। देखो, पहले जो सिलेबस में था वो अगर हम बात करें तो अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग बस सिलेबस था। थोड़ा हम सिलेबस भी डिस्कस कर लेते हैं और इसमें चेंज भी है। साल 2017 में पेपर हुआ था। इसमें अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग 20 नंबर का पूछा गया था। ठीक है, अब क्या होगा, आपको 40 नंबर के क्वेश्चंस आने हैं। ठीक है, सब्जेक्ट नॉलेज में इसमें क्या है, आपका अकाउंटिंग है, ऑडिटिंग है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट है, बजटिंग है, बजट या बजटिंग जिसको आप कहते हैं, कॉस्ट अकाउंटिंग में आता है, और आपका टैक्सेशन है, साथ ही साथ आपका जीईएम है। जीईएम यानी गवर्नमेंट मार्केट प्लेस, ई मार्केट प्लेस। तो ये सारी चीजें मिलाकर के कितने नंबर की आएंगी? 40 नंबर की आएंगी। ठीक है, अब अगर मैं बात करूं तो मुझे ऐसा लगता है कि आपका अकाउंटिंग से 15 से 20 नंबर का कवर होगा और बाकी बचे हुए पोर्शन से आपका आ सकता है 20 से 25 नंबर। ठीक है, तो अगर 15 नंबर का यहाँ पे आया, ठीक है, तो यहाँ से 25 का आएगा, और अगर 20 का आया तो यहाँ से 20 का हो सकता है। ठीक है, तो इसके लिए हमने एक कोर्स लॉन्च किया है। ठीक है, आप अगर जाएंगे तो ऐप डाउनलोड कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन पे उसकी लिंक है। ठीक है, और यहाँ पे आपको अकाउंटिंग, ऑडिटिंग, एफएम के जो रिलेवेंट पोर्शंस हैं, बजटिंग, टैक्सेशन के जो रिलेवेंट पोर्शंस हैं वो, और जीईएम, इन सब के आपको नोट्स, साथ ही साथ एमसीक्यूज, साथ ही साथ क्विजेस, ठीक है, वीडियोस, ये सब मिल जाएंगे। अकाउंट, ऑडिटिंग और टैक्सेशन के आपको करेंटली मिल जाएंगे ऑलरेडी। उसके अलावा एफएम और बजटिंग के अभी क्विज हैं, नोट्स और एमसीक्यूज बनाए जा रहे हैं। गवर्नमेंट ई मार्केट के भी नोट्स और एमसीक्यूज बनाए जा रहे हैं जो कि लेटर डेट पे आपको दे दिए जाएंगे, यानी एक हफ्ते के अंदर ये सारी चीजें जो नहीं है वो आ जाएंगी आपके यहाँ पर। और आपका पेपर कब होना है? आज आपका टाइम भी आ गया है, 11 मार्च को होना है। ठीक है, तो आप इन सारी चीजों को आप आसानी के साथ कर सकते हैं। विथ मॉक टेस्ट आपको सब कुछ दिया जाएगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। पहले आपका अकाउंटिंग और ऑडिटिंग बस में था, लेकिन इस बार सिलेबस ज्यादा है। पहले 20 नंबर का था, अब ये 40 नंबर का हो चुका है। ठीक है, तो 40 में से आप 40 का टारगेट अगर रखते हैं तो आप जरूर ये क्लास ज्वाइन करें और यहाँ पर आप सारी चीजें कर सकते हैं। चलिए, तो पहला क्वेश्चन है, डैश डैश रिप्रेजेंट्स द फंडामेंटल पोजीशंस दैट हैव बीन जनरली एग्रीड अपॉन, ऑफन tacitly or ambiguously by accounts, and it includes contemporary permissible accounting practices। कुल मिला के कि जनरली, जो कि ऐसे प्रिंसिपल जिनको जनरली एक्सेप्ट कर लिया जाता है, उनको हम क्या कहते हैं? तो उनको हम कहते हैं जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल, जीएएपी। ठीक है, जीएपी क्या होते हैं? जो कि जनरली एक्सेप्ट किए जाते हैं। जैसे अक्रूवल बेसिस पे आपको अकाउंटिंग करनी है, ये जनरली एक्सेप्ट किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, इफ अ बिजनेस बाइज अ बिल्डिंग फॉर 50 लाख, यदि बिजनेस 50,000 की बिल्डिंग क्या करता है, 50 लाख की बिल्डिंग खरीदता है, इट विल बी रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स एट 50 लैक्स। इसको बुक्स ऑफ अकाउंट्स में आप 50 लाख पे रिकॉर्ड करेंगे। इवन इफ इट्स मार्केट वैल्यू इंक्रीजेस टू 60 लैक्स, भले उसकी मार्केट वैल्यू बढ़ करके 60 लाख हो जाए या फिर घट करके 40 लाख हो जाए। दिस इज डन इन परसुएंस ऑफ विच अकाउंटिंग कंसेप्ट। ठीक है, तो देखिए, सेपरेट एंटिटी कंसेप्ट, ये कंसेप्ट क्या कहता है? बिजनेस अलग है, बिजनेसमैन अलग है। कॉस्ट कंसेप्ट, कॉस्ट कंसेप्ट या जिसको हिस्टोरिकल कॉस्ट कंसेप्ट कहा जाता है, इसमें हम कहते हैं कि एसेट्स को आप जिस कॉस्ट पर खरीद रहे हैं उस कॉस्ट पर दिखाएंगे। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? कॉस्ट कंसेप्ट। उसके बाद आता है मनी मेजरमेंट कंसेप्ट। कंसेप्ट, अकाउंटिंग सिर्फ उन्हीं की जाती है, उन्हीं ट्रांजैक्शंस की जाती है जिनको हम मनी में मेजर कर सकते हैं। और डुअल एस्पेक्ट, एक ट्रांजैक्शन का दो अकाउंट्स पे कम से कम इफेक्ट पड़ेगा, कुछ डेबिट होगा तो कुछ क्रेडिट होगा। ठीक है, तो इसका सही जवाब हो गया बी। Which of the following users of financial information will be interested to find out whether the company is evading payment of any tax? ठीक है, तो देखो, अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन के दो यूजर्स होते हैं। एक होते हैं इंटरनल यूजर्स
और दूसरे होते हैं एक्सटर्नल यूजर्स। इंटरनल यूजर्स यानी कंपनी के अंदर के हो गए, और एक्सटर्नल कंपनी के बाहर से। तो कौन यूजर ये देखेगा कि कंपनी कहीं टैक्स का इवेडिंग मतलब होता है चोरी करना, टैक्स के पेमेंट की चोरी तो नहीं कर रही है, मतलब कंपनी टैक्स तो नहीं चुरा रही है, पूरा पूरा टैक्स पे करा रही है। तो टैक्स कौन देखेगा भाई? इनकम टैक्स डिपार्टमेंट यानी गवर्नमेंट एंड रेगुलेटरी एजेंसीज देखेंगी। इन्वेस्टर तो ये देखेगा कि भाई इसमें इन्वेस्ट करूं कि ना करूं, कस्टमर ये देखेगा कि कहीं बहुत ज्यादा प्राइस तो नहीं चार्ज कर रहे हैं, और एम्प्लॉइज और ट्रेड यूनियन देखेंगे कि भाई प्रॉफिट अच्छा है तो हमारी सैलरी भी बढ़ाई जाए। अगला, a financial statement that summarizes the result of the operations of an organization for a given period by disclosing revenues earned and expenses incurred is called an। कौन सा फाइनेंशियल स्टेटमेंट है जो आपके रेवेन्यूज और एक्सपेंसेस को क्या करता है, समराइज करके बताता है और रिजल्ट बताता है? तो जाहिर सी बात है इनकम स्टेटमेंट ये होगा। इनकम स्टेटमेंट को क्या कहा जाता है? जनरली परफॉर्मेंस स्टेटमेंट कहा जाता है। और बैलेंस शीट को क्या कहा जाता है? बैलेंस शीट को कहा जाता है आपका पोजीशन स्टेटमेंट। ठीक है। और अगर कंपनी है तो ये कौन से शेड्यूल के हिसाब से बनाए जाते हैं? आपको पता होगा, शेड्यूल 3। कैश फ्लो स्टेटमेंट कैश में चेंजेस को लेके बताता है, और फंड फ्लो स्टेटमेंट कहाँ से फंड लिए गए और कहाँ पे फंड यूज किए गए इसके बारे में बताता है। उसके बाद द एक्सेस ऑफ नेट सेल्स ओवर द कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड इज कॉल्ड एज द। ठीक है, क्या कहा जाता है? नेट सेल्स ओवर द कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, इसके एक्सेस को हम क्या कहेंगे? नेट प्रॉफिट कहेंगे, ग्रॉस प्रॉफिट कहेंगे, प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स कहेंगे, या ऑपरेटिंग प्रॉफिट कहेंगे? तो देखो जीपी का फॉर्मूला क्या होता है? नेट सेल्स माइनस कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। ठीक है। और अगर मैं पूछूं कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड का फॉर्मूला क्या होता है, तो आप बताएंगे ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका सही जवाब। क्या आएगा? नेट सेल्स अधिक है, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड है, तो इसको क्या बोलेंगे हम? ग्रॉस प्रॉफिट बोलेंगे। ठीक है, आगे चलते हैं। वेयर डज द एक्सपेंसिव कैरीज इनवर्ड अपीयर इन द इनकम स्टेटमेंट? कैरीज इनवर्ड यानी आप गुड्स को लेकर के आए हैं, गुड्स को लेकर के आए हैं, तो इसको आप कहां दिखाएंगे? ट्रेडिंग अकाउंट में डेबिट साइड दिखाएंगे एज डायरेक्ट एक्सपेंस। क्या? डायरेक्ट एक्सपेंस। तो इसका सही जवाब क्या होगा? ऑन द डेबिट साइड ऑफ द ट्रेडिंग अकाउंट, गुड्स को जहां से खरीदा वहां से फैक्ट्री तक लाने का खर्चा। इफ द वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक इज द गिवन इन द ट्रायल बैलेंस सच अमाउंट ऑफ क्लोजिंग स्टॉक विल बी शोन इन। देखो ट्रायल बैलेंस में जनरली क्लोजिंग स्टॉक नहीं आता, क्लोजिंग स्टॉक ट्रायल बैलेंस के बाहर दिखाते हैं, लेकिन अगर क्लोजिंग स्टॉक ट्रायल बैलेंस में आ रहा है, इसका मतलब एडजस्टमेंट पहले से ही किया जा चुका है। ठीक है, अगर एडजस्टमेंट पहले से किया जा चुका है मतलब परचेस को एडजस्ट कर दिया है हमने, एडजस्टेड परचेस दिखा रहे हैं हम। तो अगर समझ लो क्लोजिंग बैलेंस ट्रायल बैलेंस में नहीं आ रहा है तो दो इफेक्ट होते हैं। ठीक है, अगर ट्रायल बैलेंस में नहीं आ रहा है तो कहां कहां दिखाते हैं? ट्रेडिंग अकाउंट में क्रेडिट साइड और बैलेंस शीट में एसेट साइड। ये कब दिखाते हैं हम? जब ट्रायल बैलेंस में नहीं आ रहा है, ट्रायल बैलेंस में नहीं। लेकिन अगर ट्रायल बैलेंस में दिख रहा है तो सिर्फ एक ही जगह दिखाया जाएगा, कहां पर? बैलेंस शीट में एसेट साइड। तो ये ऑप्शन इसका हो जाएगा सही जवाब। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ शेयर इज एन एग्जांपल ऑफ। शेयर्स इशू किए थे, उस पर डिस्काउंट दिया। अब डिस्काउंट दिया तो इसको हम क्या करते हैं? एसेट साइड दिखाते हैं बैलेंस शीट पे। कहां दिखाते हैं? एसेट साइड बैलेंस शीट में दिखाते हैं। तो सवाल है कि ये क्या है, कौन सी एसेट है? फिक्टिशियस एसेट है, इंटेंजिबल एसेट है, लॉस है, या रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है? तो देखिए ये जो है आपका फिक्टिशियस एसेट है, एसेट साइड है, लेकिन इस एसेट को बेच करके कोई वैल्यू नहीं मिलने वाली है। इंटेंजिबल एसेट्स कौन सी एसेट्स होती हैं? इंटेंजिबल एसेट्स वो एसेट्स होती हैं जो दिखती नहीं है लेकिन आपके बिजनेस की ग्रोथ में सहायक है, आपको उनसे बेनिफिट होता है, आपको एडवांटेज मिलता है। जैसे गुडविल हो गया, दिखेगी नहीं लेकिन गुडविल की वजह से आपकी सेल्स बढ़ेगी और आपको फायदा होगा। पेटेंट हो गया, पेटेंट दिखता नहीं है, ठीक है, लेकिन पेटेंट की वजह से आपका एक राइट होगा और उस राइट की वजह से आप ज्यादा सेल्स कमा पाएंगे। फिक्टिशियस एसेट्स ऐसी एसेट्स होती हैं जिसको बेचने पर कुछ भी नहीं मिलेगा, मतलब ऐसा दोस्त जो कि है तो आपके साथ लेकिन दोस्त नहीं है,
मतलब उसको हम क्या बोलेंगे, फिक्टिशियस फ्रेंड। तो ऐसे एसेट्स जो लिखी तो एसेट साइड है लेकिन उनकी कोई वैल्यू नहीं है, वो है फिक्टिशियस एसेट। तो इसका सही जवाब होगा ए। The assets of Royal Chips are 97,000 and owner's equity is 6,300. What will be the liabilities of business? तो आपको फॉर्मूला कर अकाउंटिंग इक्वेशन याद ही होगा। अकाउंटिंग इक्वेशन क्या होता है सर, एसेट्स इक्वल टू कैपिटल प्लस लाइबिलिटी। तो एसेट्स कितने की है 97 की, कैपिटल कितने की है 63 की, और लाइबिलिटी नहीं पता तो ये जाके यहाँ माइनस हो जाएगा। तो 97 माइनस 63,000 इक्वल टू लाइबिलिटीज। तो ये कितना हो जाएगा आपका 34,000। ठीक है, ये यहाँ पे कॉमा आएगा तो ये हो जाएगा ए इज द राइट आंसर। अगले सवाल पे चलते हैं। सैलरी एक्सपेंसेस ऑफ अ बिजनेस शोन इन द ट्रायल बैलेंस इज 2000 एंड होगा एंड देयर इज एन आउटस्टैंडिंग सैलरी इज ₹3,000 टू बी एडजस्टेड। देखो सैलरी एक्सपेंस है 20,000 का और 3,000 रुपए की आउटस्टैंडिंग सैलरी है। ठीक है, वॉट अमाउंट विल अपीयर इन द लाइबिलिटीज साइड ऑफ द बैलेंस शीट एज एन आउटस्टैंडिंग सैलरी। बैलेंस शीट में आउटस्टैंडिंग सैलरी कितनी दिखाएंगे आप, तो बैलेंस शीट में आप आउटस्टैंडिंग सैलरी दिखाएंगे कितना 3,000 रुपए। देखो होगा क्या, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में 20,000 रुपए है। ठीक है, इसका अभी एडजस्टमेंट करना है तो क्या करेंगे आप, ऐड करेंगे आउटस्टैंडिंग सैलरी 3,000 रुपए, तो सैलरी हो जाएगी आपकी 23,000 रुपए। तो प्रॉफिट एंड लॉस में हो गया। बैलेंस शीट में आप क्या करेंगे, लाइबिलिटीज साइड में क्या दिखाएंगे, करंट लाइबिलिटी में आप दिखाएंगे क्या, आउटस्टैंडिंग सैलरी कितने से 3,000 से। ठीक है, आगे चलते हैं। इन ऑर्डर इन विच एसेट्स एंड लाइबिलिटीज ऑफ अ बिजनेस आर शोन इन द बैलेंस शीट इज कॉल्ड। जिस ऑर्डर में एसेट्स और लाइबिलिटीज को बैलेंस शीट में दिखाते हैं उसको कहते हैं मार्शलिंग, जर्नलाइजिंग, रिकनसाइलिंग या कंसोलिडेटिंग। तो इसका सही जवाब होगा मार्शलिंग। एक सही ऑर्डर में लिखना, इसको क्या कहते हैं, मार्शलिंग। जर्नलाइजिंग यानी जर्नल एंट्री करना, रिकनसाइलिंग यानी दो चीजों को मिलाना, और कंसोलिडेटिंग मतलब दो चीजों को इकट्ठा करना। ठीक है, द सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग विच स्ट्रिक्टली ऑब्जर्व्स द डुअल एस्पेक्ट ऑफ ईच ट्रांजैक्शन इज कॉल्ड। जहां पर दो एस्पेक्ट होते हैं उस सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग को हम क्या कहते हैं, उस सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग को हम कहते हैं डबल एंट्री सिस्टम। क्या कहते हैं, डबल एंट्री सिस्टम। उसके बाद फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ प्रॉफिट अर्न्ड बाय अमर ड्यूरिंग द 16-17 अंडर द सिंगल एंट्री सिस्टम। ठीक है, कोई बात नहीं। ये देखिए, तो 16-17 का प्रॉफिट बताना है। तो क्लोजिंग कैपिटल है, कैपिटल एट द रेट 31 मार्च 2017 यानी क्लोजिंग कैपिटल है कितनी, 1,80,000। कैपिटल ऑन अप्रैल 2016 1,60,000। ओपनिंग कैपिटल ये थी। अमर ने ड्राइंग की है कितना 10,000 और फर्दर कैपिटल इंट्रोड्यूस की है अमर ने 6,000 रुपए। देखो होता क्या है, आप ओपनिंग कैपिटल लीजिए, ओपनिंग कैपिटल में आप क्या करते हैं, नेट प्रॉफिट जो कि आपने कमाई होती है, नेट प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर, ये ऐड होता है, कैपिटल में ट्रांसफर कर देते हैं ना। फिर क्या होता है, आप जो इंट्रोड्यूस करते हैं, इंट्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग द ईयर यानी कैपिटल इंट्रोड्यूस ड्यूरिंग द ईयर। ठीक है, फिर आपने माइनस किया ड्राइंग्स ड्यूरिंग द ईयर। भाई ड्राइंग से कैपिटल कम होगी तो माइनस कर दिया। देखो नेट प्रॉफिट से कैपिटल बढ़ेगा इसलिए ऐड किया, कैपिटल और इंट्रोड्यूस किया और लगाया तो कैपिटल बढ़ेगा। ड्राइंग ड्यूरिंग द ईयर, इससे कैपिटल घटेगा तो ये क्या आ जाएगा, क्लोजिंग कैपिटल आएगा। ठीक है, तो यहां पर कितना है, ओपनिंग कैपिटल कितनी है भाई, ओपनिंग कैपिटल है 1,60,000। 1,60,000 ओपनिंग कैपिटल कैसे, 1 अप्रैल 2016 की। ठीक है, नेट प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर कितना है पता नहीं। कैपिटल इंट्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग द ईयर कितना है भैया, कैपिटल इंट्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग द ईयर है, यहां पर बताया है 6,000 रुपए, ये ऐड होगा। और ड्राइंग उसने कितने की है, 10,000 की है तो ये माइनस होगा। ठीक है,
और क्लोजिंग कैपिटल दिया है 1,80,000। ठीक है, ये हो गया। तो अब आप देखें कैसे आएगा। ओपनिंग कैपिटल है 1,60,000 प्लस 6,000 माइनस 10,000 और इसको आप x मान लें तो प्लस x 1,80,000। ये मैं आपको समझाने के लिए इतना बड़ा करा रहा हूँ, ऐसे कराने की जरूरत नहीं है। तो ये कितना हो गया आपका 1,66,000 माइनस 1,10,000, 10,000 तो 1,56,000 प्लस x बराबर 1,80,000। तो x बराबर क्या होगा 1,80 माइनस 1,56,000 तो कितना आ जाएगा 24,000। ये हो जाएगा आपका प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर। ठीक है, ये समझाने के पर्पज से इतना करा दिया। अगला, while preparing bank reconciliation statement the debit balance as per cash book is also known as। देखो, बैंक रिकंसिलेशन किसके लिए बनाया जाता है, कैश बुक में और पासबुक में जो डिफरेंस होता है उसको रिकंसाइल करने के लिए, उसके डिफरेंस को ढूंढने के लिए बनाया जाता है। ठीक है, तो अगर कैश बुक में डेबिट बैलेंस है, कैश बुक में डेबिट बैलेंस है तो ये हमारे लिए अच्छी बात है और इसीलिए इसको क्या बोला जाता है, फेवरेबल बैलेंस बोला जाता है। देखो, कैश बुक में या तो डेबिट बैलेंस होगा या क्रेडिट होगा। अगर डेबिट है तो फेवरेबल है, क्रेडिट है तो अनफेवरेबल है। पासबुक में अगर क्रेडिट है तो अनफेवरेबल है और डेबिट है, सॉरी क्रेडिट है तो फेवरेबल है, सॉरी, और अगर डेबिट है तो अनफेवरेबल हो। कैश बुक जो है होता है बिजनेसमैन वो खुद का होता है और पासबुक ये बैंक देता है आपको। ठीक है, उसके बाद आगे चलते हैं। कैश बुक इज डेबिटेड व्हेन अ चेक इज डैश डैश इन द बैंक। भाई कैश बुक में आप डेबिट कब करते हैं, जब आप चेक को डिपॉजिट करते हैं बैंक में, तो हो गया ए सही जवाब, सिंपल सी बात। In case of a dependent branch, under which system of branch accounting a memorandum branch trading and profit and loss account is prepared? किस सिस्टम ऑफ क्या बोला गया है, अगर डिपेंडेंट ब्रांच है तो किस सिस्टम ऑफ ब्रांच अकाउंटिंग में आप मेमोरेंडम ब्रांच ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट प्रिपेयर करते हैं, डेटर सिस्टम में। अब देखें यहां पर एक आपको और चीज पता चल रही है कि अगर आप एनवीएस के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो ब्रांच अकाउंटिंग भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्या है यहाँ पर अगर हम बोलें तो ब्रांच अकाउंटिंग, और अगर आप ब्रांच अकाउंटिंग पढ़ रहे हैं तो लगे हाथ आप डिपार्टमेंटल अकाउंटिंग को भी पढ़ सकते हैं। ठीक है, और मान लीजिए 40 नंबर का हो रहा है तो अगर यहां से 2 क्वेश्चन आ गया तो ये आपके कंसेप्ट्स को क्या कर सकता है, आपके मतलब सिलेक्शन के चांसेस को, अगर आपसे बन गए तो आपके सिलेक्शन के चांसेस क्या होंगे, बढ़ जाएंगे, और अगर आपसे नहीं बने तो आपके सिलेक्शन के चांसेस कम हो जाएंगे। ठीक है, क्योंकि 40 नंबर का है और इसमें 40 नंबर में आपको पूरे नंबर लेकर के आने ही पड़ेंगे, तभी कुछ जाकर के हो पाएगा। ठीक है, तो अगर हम बात करें, ठीक है, तो डेटर सिस्टम वहां पर बनाया जाता है जहां पर ज्यादा कंट्रोल रखने की जरूरत नहीं है, स्टॉक एंड डेटर सिस्टम वहां पर बनाया जाता है जहां पर पूरा कंट्रोल रखने की जरूरत है। तो यहां पर बनाया जाता है डिपेंडेंट ब्रांच के केस में मेमोरेंडम ब्रांच एंड ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाया जाता है, कहां पर, फाइनल अकाउंट सिस्टम। ठीक है, डिपेंडेंट ब्रांच, अब डिपेंडेंट ब्रांच कौन होती है, जो खुद का अपना सेपरेट नहीं बनाएगी। ठीक है, उसके लिए कौन बनाएगा, हेड ऑफिस बनाएगा। ठीक है, और इंडिपेंडेंट ब्रांच कौन होती है, जो कहती है खुद काम बनाएंगे भाई, चिंता ना करो। ठीक है, उसके बाद आगे आते हैं। इफ द नॉर्मल प्रॉफिट ऑफ अ पार्टनरशिप फर्म इज 20,000। हाँ, अब यहां से पता चला कि गुडविल वैल्यूएशन का भी क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, तो वैल्यूएशन ऑफ गुडविल यानी पार्टनरशिप जो है वो जरूरी हो जाता है। ठीक है, पढ़ना, तो गुडविल का वैल्यूएशन भी आपको सीखना है। एवरेज एक्सपेक्टेड प्रॉफिट इज 33,000, नॉर्मल प्रॉफिट है 20,000। व्हाट विल बी द अमाउंट ऑफ सुपर प्रॉफिट अंडर सुपर प्रॉफिट मेथड। वैल्यूएशन, एक मिनट रुक जाइए, क्वेश्चन क्या है, आई थिंक कुछ एरर है क्या इसमें। अच्छा, सुपर प्रॉफिट बताना है अंडर द सुपर प्रॉफिट मेथड वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। तो देखो सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या होता है, सुपर प्रॉफिट क्या होता है, इसका मतलब ओवर एंड अबव द नॉर्मल प्रॉफिट, नॉर्मल प्रॉफिट से जो अधिक होगा। तो इसका प्रॉफिट क्या, इसका फॉर्मूला होता है एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। ठीक है,
तो एवरेज प्रॉफिट कितना है भाई, एवरेज एक्सपेक्टेड प्रॉफिट लिखा है ना 33,000, और नॉर्मल प्रॉफिट कितना है 20,000, तो आपका सुपर प्रॉफिट कितना हो गया 13,000 रुपये। दिस इज योर सुपर प्रॉफिट। इससे गुडविल का कैलकुलेशन भी पूछा जा सकता है, ये बात भी ध्यान रखिएगा। उसके बाद करें, मिस्टर जेम्स हैज टेकन अ लीज ऑफ अ माइन विथ अ मिनिमम रेंट ऑफ 50,000 per annum with a rate of royalty of rupees 5 per ton of coal extracted. If the coal extracted in the first year is 8,000 ton, what will be the amount of royalty payable by James? सवाल ये है कि जेम्स ने लीज लिया जिसमें वो कहते हैं कि मिनिमम रेंट पे करेंगे वो 50,000 रुपए पर एनम, with a rate of royalty at the rate 5% per 5 rupees 5 per ton of coal extracted। ठीक है, मिनिमम रेंट कितना पे करना है 50,000 और 5 रुपए पर टन। अगर उन्होंने पहले साल में 8,000 टन क्या किया है, कोल एक्सट्रैक्ट किया है, तो वो कितनी रॉयल्टी पे करेंगे? तो देखो 8,000 रुपए, 8,000 यूनिट 5 रुपए के हिसाब से कितना हुआ 40,000। लेकिन उन्होंने वादा किया, क्या किया है, वादा क्या किया ही है कि 50,000 रुपए मिनिमम पे करेंगे। ठीक है, तो इस केस में उनको पे कितना करना पड़ेगा, व्हाट इज द रॉयल्टी अमाउंट पेएबल बाई 50,000 रुपए। ठीक है, उसके बाद अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। When a financial statement is materially misstated, that there is a risk that auditor may express an inappropriate audit opinion. Such risk is called as, फाइनेंशियल स्टेटमेंट अगर मटेरियली मिसस्टेटेड है, ठीक है, और उसके बाद रिस्क क्या है कि ऑडिटर एक इनअप्रोप्रिएट ओपिनियन दे सकता है, तो उस रिस्क को क्या कहा जाएगा, उस रिस्क को कहा जाएगा ऑडिट रिस्क। ठीक है, गलत ओपिनियन देने का खतरा जो है ये क्या है, ऑडिट रिस्क। अब देखिए ऑडिट रिस्क को अगर हम बात करें तो ऑडिट रिस्क कैसे बनता है, रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट मल्टीप्लाइड बाय डिटेक्शन रिस्क। अब रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट दो रिस्क से मिलकर बनता है, एक बनता है इनहेरेंट रिस्क और दूसरा है कंट्रोल रिस्क। ठीक है, इनहेरेंट रिस्क का मतलब होता है कि अगर कोई कंट्रोल नहीं है तो जो रिस्क हो सकता है वो है इनहेरेंट रिस्क। नहीं, हाँ, कोई कंट्रोल नहीं है तो वो है इनहेरेंट रिस्क। और कंट्रोल रिस्क क्या होगा, कंट्रोल होने के बाद भी, कंट्रोल होने के बाद जो रिस्क है उसको हम क्या बोलेंगे, कंट्रोल रिस्क। क्या बोलेंगे, कंट्रोल रिस्क बोलेंगे, कंट्रोल होने के बाद भी जो रिस्क है। और डिटेक्शन रिस्क का मतलब क्या होता है कि ऑडिटर अपने रिस्क ऑडिट प्रोसीजर से इस रिस्क को आइडेंटिफाई, गलतियों को ढूंढ नहीं पाएगा। ठीक है, तो ये तीन रिस्क के मिलकर बनता है क्या, ऑडिट रिस्क। और ऑडिट रिस्क क्या है कि ऑडिटर गलत ओपिनियन दे सकता है, तो ये हो गया ऑडिट रिस्क। ठीक है, अगले सवाल, स्टैंडर्ड ऑन ऑडिटिंग 570, इसका क्या है, ये है आपका गोइंग कंसर्न से जुड़ा हुआ 570। ठीक है, ऑडिट सैंपलिंग क्या है, ऑडिट सैंपलिंग है 530, एक्सटर्नल कंफर्मेशन है 505, और यूजिंग वर्क ऑफ अनदर ऑडिटर, इसके लिए क्या है, इसका आप कमेंट करके बताइएगा कि यूजिंग वर्क ऑफ अनदर ऑडिटर क्या है, कौन सा ऐसे है। ठीक है, और मैं आपको बता देता हूँ ऐसे 600 की सीरीज में है और ये कौन सा ऐसे है, आप कमेंट करके बताइएगा। तो ये हमने मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस की, मतलब मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हमने डिस्कस किए। अब मैं आपको एक बार कोर्स पे ले चल के दिखा देता हूँ, जो कि है आपका NBS का। और यहाँ पे स्टोर पे आप जाएंगे तो आपको यहाँ पर NVS ऑडिट असिस्टेंट सब्जेक्ट नॉलेज, अकाउंटेंसी, ऑडिटिंग, टैक्सेशन, बजटिंग, फाइनेंशियल मैनेजमेंट, इस पे आपको जाके यहाँ पर आप परचेस कर सकते हैं। ठीक है ना, इसकी प्राइस जो है वो कितनी है, 1,000 रुपये में आपको कंप्लीट कोर्स करा दिया जाएगा। ठीक है, आपको बहुत सारी चीज़ें इसमें ऑलरेडी हैं अपलोडेड, और बहुत सारी चीज़ें आपके सिलेबस के हिसाब से अपडेट की जा रही हैं। ठीक है, तो ये अगर यहाँ पे आप कोर्स ज्वाइन करते हैं तो मुझे लगता है कि आपको एक अच्छा फायदा होगा। सो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। थैंक यू सो मच एवरीवन।